प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपको समझाऊंगा कि निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है और ये किस प्रकार सापेक्ष निर्धनता से भिन्न है। यानी इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इसके फंडामेंटल बेस के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में समझाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों टॉपिक मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ा चुका हूं। इससे पहले मैं 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों जगह पे प्लेलिस्ट दी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव। अब ये दोनों जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पहले समझ में आना चाहिए, तभी आप निरपेक्ष निर्धनता के अर्थ को समझ पाएंगे। तो इसके अर्थ को समझाने के लिए मैं आपको इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि निर्धनता क्या होती है। मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों कि निर्धनता क्या है। एक अवस्था है, एक समय काल है, एक टाइम पीरियड है, या हम कहें शॉर्ट में कि ये एक अवस्था है। अब इस अवस्था में एक जो व्यक्ति, जो परिवार गुजर रहा होता है, वो अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। और एक परिवार की जो न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती है। पहले नंबर पे आता है हमारा भोजन। सभी को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। फिर क्या चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। फिर हमें चाहिए मकान यानी घर चाहिए रहने के लिए। ये तो हमारी प्राथमिक न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों हमें अपने स्वास्थ्य के लिए भी चाहिए, ये भी एक हमारी बेसिक नीड है। इसके बाद आती है हमारी शिक्षा। अगर कोई व्यक्ति या उसका परिवार भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो कि हमारी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं या फिर हम कहें मूलभूत आवश्यकताएं, उन्हें पूरा करने में असमर्थ है, तो वह जिस स्थिति से गुजर रहा है तो उसे हम कहेंगे निर्धनता। और उस व्यक्ति को कहा जाएगा निर्धन, या उस परिवार को कहा जाएगा निर्धन परिवार। क्लियर है, ये वाली बात तो आपको क्लियर है। अब देखिए, इस निर्धनता को 2 भागों में बांटा जाता है व्यापक तौर पे, यानी मुख्य तौर पे हम इस निर्धनता को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है हमारी सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, ठीक है। एक होती है हमारी सापेक्ष निर्धनता और एक होती है हमारी निरपेक्ष निर्धनता। भाई, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत ही सिंपल, पहले आप सापेक्ष को समझिए, सापेक्ष निर्धनता को समझिए कि सापेक्ष निर्धनता में हम निर्धनता की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तुलना। अब वो तुलना हो सकती है दो राज्यों के बीच में हो सकती है, यानी 2 प्रदेशों के बीच में हो सकती है। जैसे हम दिल्ली और मुंबई के बीच में तुलना करें, ठीक है। 2 राज्यों के बीच में हो सकती है, जैसे राजस्थान और गुजरात के बीच में हम तुलना करें, ठीक है। तुलना मेन चीज है। जब हम कभी भी किन्हीं भी 2 राज्यों की, किन्हीं भी 2 देशों की, किन्हीं भी दो चीजों की, अगर हम 2 राज्यों की करें, 2 वर्गों की हम तुलना आपस में करें, या फिर 2 देशों की करें, 2 देशों की तुलना करें और एक को उच्च दिखाए और एक को निम्न दिखाए। जैसे अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप भारत की तुलना अमेरिका के साथ करते हैं, अगर आप भारत की तुलना अमेरिका के साथ करते हैं और भारत अमेरिका की तुलना में एक निर्धन देश पाते हैं, तो आपने कौन सी निर्धनता की बात की, आपने सापेक्ष निर्धनता की बात की, क्योंकि आपने कंपैरिजन किया है। या फिर हम इसको ऐसे कहें, अगर आप राजस्थान की तुलना मध्य प्रदेश के साथ करते हैं, मध्य प्रदेश जो कि 2 प्रदेश है, तो इन दोनों की जो तुलना हुई, ये भी हमारी क्या है, सापेक्ष निर्धनता। तो सापेक्ष निर्धनता में हम तुलना करते हैं, भले वो 2 राज्य हों,
दो वर्ग हो, दो वर्ग की बात करें अगर हम, जैसे मान लीजिए मराठी यानी मराठा, और मान लीजिए राजपूत या मराठा, या हम कहें मीना समाज, मीणा समाज या मीणा समाज, इन दो वर्गों के बीच की अगर हम तुलना करें तो ये भी क्या होगी, सापेक्ष निर्धनता। तो सापेक्ष निर्धनता जिसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, उसमें हम रिलेशन लगाते हैं, किसी भी एक की निर्धनता की तुलना हम जब करते हैं तो दूसरे के कंपैरिजन को करते हैं। यानी याद रखेंगे आप मेरी बात को कि सापेक्ष निर्धनता का मतलब क्या होता है, जब दो राज्यों के बीच में, दो वर्गों के बीच में या दो देशों के बीच में हम निर्धनता की तुलना करते हैं तो उसे हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। परंतु दोस्तों निरपेक्ष निर्धनता में ऐसा नहीं होता। इसमें हमेशा दो राज्य होंगे या दो वर्ग होंगे या दो देश होंगे या दो समूह होंगे, बट निरपेक्ष निर्धनता में ऐसा नहीं होता। निरपेक्ष निर्धनता में तुलना नहीं होती, आर्थिक स्थिति देखी जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल भारत की राजस्थान, भारत का जो राजस्थान राज्य है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके आधार पे जब हम निर्धनता की गणना करते हैं या निर्धनता का पता लगाने की कोशिश करते हैं, बट राजस्थान की तुलना नहीं की महाराष्ट्र के साथ, ऐसा नहीं किया। या फिर मैं इसको कहूं कि मान लीजिए हमारा जो दलित समाज है, दलित समाज है, इनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर जब हम इसकी निर्धनता की गणना करेंगे तो निरपेक्ष, हमने दलितों का ब्राह्मणों के साथ या फिर राजपूतों के साथ या मराठाओं के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं। तुलना करेंगे तो निरपेक्ष है, और सॉरी सापेक्ष है। और अगर हम बिना तुलना की केवल आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर करें तो फिर होती है वो निरपेक्ष निर्धनता। और जैसे एग्जांपल हम भारत की, क्योंकि देखिए इसमें क्या था, दो राज्य थे, दो वर्ग थे, दो देश थे। इसमें दो नहीं है, इसमें केवल एक है, एक राज्य, एक वर्ग, एक देश। उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर जब हम निर्धनता को मापते हैं या उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि निर्धनता क्या होती है, सापेक्ष निर्धनता क्या होती है और निरपेक्ष क्या होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अर्थ को समझना आपके लिए कितना इजी हो गया, क्योंकि दोस्तों विक्की की पाठशाला आपको केवल और केवल इकोनॉमिक्स के नोट्स दिला देने और रटा हुआ ज्ञान आपको रट के पढ़ के सुना देना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको डीप नॉलेज में ले जाना, उसको रियलाइज कराना कि हाँ ये तो है। देखिए सापेक्ष में किन्हीं भी दो चीजों की तुलना होती है, निरपेक्ष में केवल एकल होती है। हम आर्थिक स्थिति पे ध्यान देते हैं, तो तभी यहाँ पे लिख रखा है, जरा देखिए, निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक अवस्था, ये देखिए किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। बहुत ही सिंपल। और सापेक्ष में क्या होती है, तुलना होती है, एक देश की तुलना दूसरे देश के साथ, एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य के साथ, एक वर्ग की तुलना दूसरे वर्ग के साथ। बट हमारे निरपेक्ष निर्धनता में ऐसा नहीं होता है। हमें निरपेक्ष निर्धनता में इंपॉर्टेंट होता है किसी देश की आर्थिक अवस्था, ये देश की भी बात कर सकते हैं, राज्य भी आप बोल सकते हैं, या फिर कोई वर्ग भी आप कह सकते हैं, यानी समुदाय भी आप बोल सकते हैं। तो निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। क्लियर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि आखिर निरपेक्ष निर्धनता होती क्या है। तो देखिए भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, आपने अपनी मम्मियों के मुंह से ज्यादा सुना होगा राशन कार्ड। आपने राशन कार्ड के बारे में सुना है। दो तरीके के राशन कार्ड होते हैं दोस्तों, एक बीपीएल राशन कार्ड होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे बीपीएल कहते हैं, और एक होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन।
तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास BPL ब्लो प्रॉपर्टी लाइन यानी निर्धनता रेखा, क्योंकि इसी टॉपिक में मैं आपको निर्धनता रेखा भी समझा दूंगा साथ के साथ। तो बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको पूरा समझा दूंगा, ये मैं आपसे दावे से कहता हूं। तो निरपेक्ष निर्धनता का मतलब समझ में आ गया कि अगर आप भारत की निरपेक्ष निर्धनता का माप कर रहे हैं तो केवल भारत के जो आर्थिक उसकी स्थिति है उसके आधार से जब आप निर्धनता का माप करेंगे तो निरपेक्ष निर्धनता कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए भारत में जो निरपेक्ष निर्धनता की जो गणना की जाती है ना, भारत में निरपेक्ष निर्धनता का जो अनुमान लगाया जाता है वो निर्धनता रेखा के अनुसार लगाया जाता है। अब ये निर्धनता रेखा क्या होती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। देखिए निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। यानी जो भी प्रॉपर कहते हैं निर्धनता रेखा पर आते हैं या निर्धनता रेखा से ऊपर है। मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। देखिए मान लीजिए ये है हमारा बीपीएल लाइन। क्या है बीपीएल? यानी ब्लो प्रॉपर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन है, यानी मैंने कहा ये पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन यानी निर्धनता रेखा है। इस पर और इससे ऊपर जितने भी जनसंख्या है वो अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूर्ण करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। यानी प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, यानी वो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त करने में सफल होते हैं, जो इस लाइन पर आते हैं या इस लाइन से ऊपर आते हैं। पर मेरे दोस्तों जो इस निर्धनता रेखा के नीचे का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, जो लोग इस निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं उन्हें गवर्नमेंट एक राशन कार्ड देती है जिसे बीपीएल कार्ड कहते हैं। आपने देखा होगा बीपीएल कार्ड, अगर आप गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं मेरी तरह तो फिर आपके घर में भी बीपीएल कार्ड होगा दोस्तों। और उसमें वो बीपीएल कार्ड का मतलब यह ब्लो प्रॉपर्टी लाइन का मतलब कि हमारा परिवार निर्धनता रेखा के नीचे आता है। यानी एक महीने में एक व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं, आय होनी चाहिए, उससे हमारी आय क्या है, कम है दोस्तों। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमें फ्री राशन देती है, राशन। और अभी तो नरेंद्र मोदी साहब कोरोना के टाइम पे खूब फ्री राशन बांट रहे हैं, आपने देखा भी होगा। और अरविंद केजरीवाल ने भी काफी राशन बांटा है, जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों को तहे दिल से आभारी हूं मैं उन लोगों का। और मेरे हिसाब से अभी इस में और काम करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों हमारा देश पूरे विश्व में अगर निर्धनता की बात करें तो पूरे विश्व का 50% गरीब लोग भारत में रहते हैं। तो इससे आपको समझ आता है कि भारत कितना गरीब देश है दोस्तों। बट अमीर भी बनेगा, अमीर कैसे बनेगा, जब हम पढ़ेंगे बढ़ेंगे आगे। शिक्षा ही एकमात्र साधन है दोस्तों। तो ये आपको ये क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टी लाइन क्या होती है, बीपीएल कार्ड्स क्या होते हैं, निर्धनता रेखा। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो निर्धनता रेखा है जो 1999 और 2000 में जब इसका गणना की गई तो भारत में निर्धनता रेखा ग्रामीण क्षेत्र में, यानी जो लोग गांव में रहते हैं, उनकी जो प्रति व्यक्ति जो डेली खर्च है वो 328 रुपए है और शहरी क्षेत्रों का 459 रुपए है, यानी 459 है और ये 329 है। अब ये बदल सकता है, बट ये मैं आपको बता रहा हूं 2099 और 2000 के सेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो निर्धनता रेखा है
इसका निर्धारण कैसे होता है? क्योंकि भैया मैं तो बीपीएल में आता हूं, तुम क्यों नहीं आते बीपीएल में, इसका क्या रीजन है? तो देखिए इसका रीजन क्या है, यहां पे लिख रखा है कि भारत में निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित की जाती है। सबसे पहला पॉइंट, निर्धनता रेखा में केवल निजी उपभोग व्यय को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों देखिए आपको ये बात पता है कि जो समग्र मांग के तीन, यानी जो भी पूरे देश में मांग होती है वो तीन लोग करते हैं। एक निजी लोग, यानी हम जैसे निजी परिवार करते हैं, निजी परिवार कह लीजिए या उपभोक्ता कह लीजिए। एक सरकार भी करती है, सरकार भी बहुत सारी वस्तुएं खरीदती है। और एक होती है एनजीओ। जब हम निर्धनता रेखा की बात करते हैं तो जो सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पे व्यय किया जाता है, जिन्हें हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं, उसे शामिल नहीं किया जाता। और जो चीज एनजीओ यानी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, जिन्हें एनजीओ कहते हैं, उनके द्वारा भी उपभोक्ता वस्तुओं पे किए जाने वाले व्यय को हम नहीं देखते हैं। हम केवल परिवार के द्वारा जो किया जाता है, जिसे हम निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं, जो निजी लोगों के द्वारा अंतिम वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, केवल उसे ही शामिल किया जाते हैं। दूसरी बात, निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए खाद्य पदार्थ, अब ये खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? मदों को बल्कि गैर खाद्य पदार्थों को भी ध्यान में रखा जाता है। खाद्य पदार्थ वो दोस्तों जैसे हो गया हमारा अनाज, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारी दालें, ये जितनी भी चीजें जो हम भोजन में खाते हैं उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। गैर खाद्य पदार्थ क्या हो गए? जैसे मोटरसाइकिल, जैसे कि भैया आपका मोबाइल फोन हो गया, जिसे आप मोबाइल फोन खा तो नहीं जाते हो, नहीं ना, उसका आप इस्तेमाल करते हो। किताबें, ऐसा तो नहीं है कि आप किताबें भी खा जाते हो, किताबें नहीं खाते आप। तो देखिए बहुत ही सिंपल, खाद्य पदार्थ और गैर खाद्य पदार्थ, इन दोनों को जब भी हम निर्धनता रेखा का जब भारत सरकार क्या करती है उसको निर्धारित करने की कोशिश करती है, तो भारत सरकार पहली चीज तो ये देखती है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय को शामिल किया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जब निजी अंतिम उपभोग व्यय को शामिल किया जा रहा है तो निजी लोगों के द्वारा यानी आम जनता के द्वारा खाद्य पदार्थ और गैर खाद्य पदार्थ इन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। केवल खाना ही 3 वक्त जीवन नहीं होता, खाने के अलावा हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें शिक्षा भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, मान सम्मान भी चाहिए। तो वो भी इसमें हम ध्यान रखते हैं। खाद्य पदार्थ मदों के लिए हम कैलोरी के प्रति व्यक्ति उपभोग का अनुमान लगाते हैं। आपको पता है कैलोरी, क्योंकि आपको पता है कि एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि जिस व्यक्ति को एक दिन में इतनी कैलोरी वो ले पाता है, यानी इतना वो सामान खरीद पाता है बाजार से और अपना पेट भर लेता है, और उसको इतनी कैलोरी मिल रही है, तो वो गरीब नहीं है। अगर उतनी कैलोरी उसको नहीं मिल रही है तो वो गरीब है। यानी खाद्य पदार्थ पे जब हम गणना करती है गवर्नमेंट, तो वो उसको कैलोरी के रूप में व्यक्त करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में अलग होता है, शहरी क्षेत्रों में अलग होता है, और ये वेरी करता है क्योंकि जिसका काम जैसा होता है, कोई ज्यादा मेहनत का काम करता है तो उसे अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। जैसे कि मजदूर वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया, ये ज्यादा मेहनत करते हैं, ये ज्यादा शारीरिक काम करते हैं, तो इनको क्या चाहिए होती है? नेचुरल सी बात है, ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। जबकि शहरों में कंप्यूटर पे काम होता है, इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, स्मार्ट वर्क पे काम होता है, तो उन्हें कम कैलोरी डिसाइड होती है। तो निर्धारण में जब हम करते हैं तो खाद्य पदार्थ को हम कैलोरी के रूप में नापते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें करना है निर्धन रेखा का निर्धारण करना है, यानी कैसे निश्चित करते हैं। इसके बाद प्रत्येक वर्ग अंतराल के बदले आवर्ती का रिकॉर्ड रखा जाता है कि भाई इतने से इतने ग्रामीण क्षेत्र में इतने हो गए, और अतः व्यक्ति गणना अनुपात निकाला जाता है। जो व्यक्ति ऊपर आते हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं, और जो उसके नीचे आते हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। तो इस तरह से आप कहते हैं निर्धारण कर लेते हैं किसका? बिलो पॉवर्टी लाइन का। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि निर्धनता का श्रेणीकरण ये क्या होता है। देखिए, जो मैंने आपको ये तो बता दिया कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है,
जो आर्थिक रूप से जिसकी गणना की जाती है, किसी दूसरे से तुलना नहीं करते हैं, हम केवल उसी व्यक्ति पे ध्यान देते हैं। एक होते हमारे चिरकालिक निर्धन, एक होते अल्पकालिक निर्धन, एक होते कभी निर्धन नहीं। सबसे पहले बात करते हैं चिरकालिक निर्धन पे। चिरकालिक निर्धन क्या होते हैं? जो जिंदगी भर हमेशा गरीब बने रहते हैं, हमेशा गरीबी में जीते हैं, गरीबी में ही पैदा होते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। तो जितने भी चिरकालिक निर्धन, उन व्यक्तियों को या उन परिवारों को या उन व्यक्तियों के समूह को कह सकते हो आप, जो अपना पूरा जीवन अभावों में गुजारते हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं होता, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, उनके बच्चे गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। ऐसे लोगों को हम चिरकालिक निर्धन कहते हैं। एक होते अल्पकालिक निर्धन, एक होते हैं अल्पकालिक निर्धन। अल्पकालिक निर्धन क्या होते हैं? मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं। ये आपकी हो गई लोअर क्लास, थर्ड क्लास फैमिली, ये होगी सेकंड हो गई, और ये होगी फर्स्ट क्लास। बस सिंपल। आपको पता है परिवारों को 3 भागों में बांटते हैं, एक भाई रिच फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक पुअर फैमिली। ये पुअर फैमिली, जो फैमिली पूरी जिंदगी अपनी क्या करती है? गरीबी में बिताती है, उन्हें हम चिरकालिक निर्धन कहते हैं, या चिरकालिक परिवार भी आप कह सकते हैं, यानी निम्न परिवार भी आप कह सकते हैं। अल्पकालीन हो जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली, जो कभी गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं। ज्यादा कमा लेते तो अमीर हो जाते हैं, कम हो जाती है सैलरी तो गरीब हो जाते हैं। कभी अमीर, कभी गरीब। जैसे हम जैसे लोग हैं, जैसे अभी हमारा ट्यूशन का काम ज्यादा था तो हम अमीर थे, अब ट्यूशन का काम लॉकडाउन में कम हो गया तो हम गरीब हो गए दोस्तों। तो देखिए हम इसमें आएंगे, यानी मिडिल क्लास फैमिली का जो व्यक्ति है वो अल्पकालिक निर्धन है। कुछ समय के लिए वो निर्धन होता है, कुछ समय के लिए वो निर्धन नहीं होता है। कभी खुशी कभी गम वाली बात है ये तो। कभी निर्धन नहीं, जैसे कि भैया बड़े बड़े उद्योगपति, जैसे कि गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, ठीक है, इनके नाम तो ये तो कभी गरीब नहीं होंगे, इनकी 7 पीढ़ियां भी गरीब नहीं होगी। कभी निर्धन नहीं, नेवर पुअर। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कुछ विद्यार्थियों ने मेरी वीडियोस को डिसलाइक मारे, रीजन नहीं बताया। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो मुझे जरूर बता दिया करें कि आपने वो डिसलाइक मारा क्यों, यानी क्यों, मेरी ऐसी क्या कमी रह गई। मैं अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और आप सबके बिना सपोर्ट से ये चैनल नहीं चल सकता, तो आप मुझे ऐसे ही समर्थन करते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।